आगे चलें अब, है ना। तो अगला चैप्टर है अपने पास में केमिकल काइनेटिक फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। लेकिन जब अपन आगे चलें तो पीछे वालों को मत भूल जाना, क्योंकि पीछे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आगे चलते रहोगे और पीछे वालों को भूलते रहोगे ना, तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पीछे वालों को नहीं भूलना है, पीछे वालों को भी क्या करना है बेटा, जब भी आगे बढ़ो साथ साथ लेकर के चलना है, क्योंकि वो बहुत काम के होते हैं। शुरुआत तो उनसे हुई है ना अपनी, ठीक है। तो और सिंपल सी बात है कि अपने साथ जो भी है वो कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, तो इसलिए ध्यान देना है बेटा। उस पर आगे चलते हैं अपन। तो टॉपिक पे आते हैं बेटा, केमिकल काइनेटिक। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, और काफ़ी अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, खास करके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मैथमेटिकल पार्ट्स ज़्यादा है इसमें और यूज़ होता है, और इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं उसके साथ साथ में, ठीक है बेटा। तो अपन डिस्कस भी करेंगे, है ना, और इनके जो भी जिस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं भाई, हर एक का एक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअल है क्या, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप क्या हो, तो आप बताओगे कि भाई मैं इंसान हूँ, और अपना आइडेंटिफिकेशन क्या बताओगे कि आप क्या है, आपका नाम, है ना, आप एक स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी लाइफ के एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो जितना डिटेल में आप बताएंगे, है ना, उतना ही सामने वाला आपको क्या करेगा बेटा, समझ पाएगा। तो इस तरीके से हर चैप्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जिसको समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे अपन यहाँ पर देखें, ब्रांच है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री अपन देख रहे हैं, है ना, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। क्या क्या देखते हैं अपन यहाँ पर बेटा, रेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपन देख लें, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उसकी क्या स्पीड होगी, किस स्पीड से वो चलेगी, कितने समय में। स्पीड से मतलब यहाँ पर कि रिएक्शन कब स्टार्ट होगी, कब खत्म हुई, कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। और उसकी मैकेनिज्म क्या क्या है भाई। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट दो रिएक्टेंट लिए, है ना, उनकी रिएक्शन हुई बीच में और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझना जरूर होता है, और उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिज्म कहते हैं। तो रेट हो गया, उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई, कौन कौन से फैक्टर्स उस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा। किसी भी इंसान की जिंदगी में भी, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपके साथ में किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। आप अगर एक स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में आप रहेंगे, तो सिंपल सी बात है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपका पड़ेगा। जिसकी लाइफ का कोई एम नहीं है, अगर ऐसे इंसान के साथ आप रहोगे तो वो आपको भी जो है डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उनको अपन बोलते हैं वेरियस फैक्टर्स, है ना, ठीक है, जो कि अच्छा भी और बुरा भी दोनों तरह का इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिएक्शन की स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है, डाउन कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रुकावट डाल सकते हैं, या प्रोडक्ट फॉर्मेशन को और अच्छा कर सकते हैं, जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को अपन क्या कहेंगे बेटा, इफेक्टिंग फैक्टर्स कहेंगे। तो वो फैक्टर्स हो गए कौन कौन से, जैसे कि कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये वो जनरल फैक्टर है जो हमको डेली देखने को मिलते हैं, है ना, ठीक है। प्रेशर हो गया, कैटेलिस्ट हो गया, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, ठीक है, जो इंसानों में भी पाई जाती है और केमिकल्स में भी पाई जाती है, ठीक है। और हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, कैटेलिस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट और नेगेटिव कैटेलिस्ट, ठीक है। और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है, जिस तरीके से इंसान दूसरे की लाइफ पर इफ़ेक्ट करता है, उसी तरीके से ये भी केमिकल रिएक्शंस पर इफ़ेक्ट करेंगे। तो जब भी कैटेलिस्ट का यूज़ करें, बहुत सोच समझ करके यूज़ करना है बच्चा, ठीक है, क्योंकि कैटेलिस्ट जो है आपकी लाइफ को ख़राब भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि करियर से बढ़ करके अपने लिए कुछ नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस को हमको यहाँ पर यूज़ करना है। देखो,
हर एक उसमें आप सोचते होंगे कि बार बार सर जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई सी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। तो क्या करें बेटा, है ना, हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। और किस किस तरीके को हमको वहाँ पर यूज़ करना है भी, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था आपने, वहाँ पर भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं, यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ। लेकिन हर जगह आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में उसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना बच्चों। तो अपन देखते पहले हैं आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3 तरीके की रिएक्शंस यहाँ पर होगी बेटा। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरी स्लो रिएक्शन और तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। फास्ट रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि हम इसकी मैकेनिज्म को और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं देख सकते। ये स्लो इतनी स्लो होती है, ठीक है, कि इसकी भी मैकेनिज्म को देखना, है ना, बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अभी तो बहुत सिंपल सी बात है, देखा है तभी तो पता चला है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमको इनके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है अलग जगह हम इनका यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये काम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ हम एक टाइप को समझ रहे हैं। तीसरा होता है बेटा यहाँ पर, अभी डिटेल में देखेंगे अपन इनको, है ना। और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है, जिसकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, यानी आसानी से हम इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो अपन जो चैप्टर में काम में आने वाले हैं अपने इस चैप्टर में खास करके, वो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। अब आगे चलते हैं अपन, है ना। तो एक एक रिएक्शंस को देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपको अभी फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा कि पीछे वालों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिलेटेड को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो आगे की चीज़ें आपको नहीं समझ में आ पाएगी, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन मतलब ये इतनी फास्ट होती है बेटा, ठीक है, कि हम इसकी जो स्पीड है, मीन्स जो भी मैकेनिज्म है, मैं बार बार मैकेनिज्म वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही अपन देखने वाले हैं। जैसे कि रेट कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस तरह की टाइप्स हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा भी कि वेरी फास्ट रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि हम जो है इसको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, आइडेंटिफाइड भी हम इसको कर सकते हैं कि कैसे किस टाइप की रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है। तो जो भी प्रिसिपिटेशन तैयार करता है बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या कंबसन रिएक्शंस होती है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो बेटा कि जितनी भी आयनिक टाइप की जो रिएक्शंस है, ठीक है, यानी कि ऐसे रिएक्टेंट जिनकी रिएक्शन होने पर वो आयंस में टूट जाएं और आयंस में टूटेंगे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगी, आयनिक टाइप की रिएक्शन हो जाती है। ऐसा हम बचपन से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे ना इनके, तो ये और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। The ionic reactants are already present in ionic state in their aqueous solution, and this type of reactions occur very fast or instantaneously, है ना, ठीक है। This type of reactions occur very fast, ठीक है, due to influence of कोलम्बिक फोर्स, ठीक है बेटा। जहाँ पर भी आयंस आ जाए, इलेक्ट्रॉन का नाम सुनने को आता है, वहाँ पर सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात आती है, कूलम्ब, ठीक है। और कूलम्ब जो है वो हम जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ऐसा बचपन से जानते हो, बताने की आपको ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, या मीन्स सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा, आयनिक रिएक्शंस को होने के लिए, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है, नहीं उसका एक्वस स्टेट में आना ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी कंडीशंस है जो हमने देखी हुई है, हम पहले से जानते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर वेरी फास्ट, सो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस, है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिएक्शंस को होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और जिस रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप जैसे ऐसे कह सकते हो, आप जैसे पल के झपकाने पर रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो अब उतने समय में हम उसकी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है ना बच्चा। आगे देखें, जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब ये सिंपल सी बात है, ये क्या है बेटा, यहाँ पर AgNO3 है, एक सॉल्ट है जो अपने को पता है, ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयंस में टूट जाएगा Ag+ और NO3-, ठीक है। और ये क्या है बेटा, यहाँ पर HCl है,
ठीक है, एसिड है, ठीक है, तो एक सोल्ट हो गया, सोल्ट भी आयन का फॉर्मेशन करता है, ऐसा अपने को पता है, ठीक है। एसिड, बेस, ये भी आयंस का फॉर्मेशन करते हैं जब इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक होगा किसमें, H+ और Cl- में। तो सिंपल सी बात है कि सॉल्ट और एसिड की जब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो एक सॉलिड कंपाउंड यानी अगेन एक सॉल्ट AgCl का फॉर्मेशन हुआ, Na+ और Cl- ये एक्वा सॉल्यूशन में निकले कि ये भी आगे क्या बना देगा, वापस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या देते हैं बेटा, ये प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें आप इसको आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे NaOH आपने लिया, ये क्या है कंपाउंड, यहाँ पर NaOH हम लेते हैं, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, अगर हम HCl के साथ में करेंगे तो अगेन क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब देखो बेस, ये क्या हो गया अपने पास में, बेस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, एसिड हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे एसिड और बेस की जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्लस किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एसिड बेस का अगर हम रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो ये H2O है ना, क्या निकल गया बेटा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, Na+ और Cl-, ठीक है। ये आगे वापस सिंपल सी बात है कि ये उसी स्टेट में तो रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है तो इन रिएक्शंस को होने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए हम इसकी रेट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो ना बेटा, ठीक है। आगे चलते अपन, दूसरी हो गई बेटा अपने पास में वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। कछुए, जब भी ये वेरी स्लो रिएक्शंस हम देखते हैं तो कछुए वाली कहानी याद आ जाती है ना, अपना खरगोश और कछुआ, ठीक है ना। दोनों को मंजिल पे तो पहुंचना ही था, लेकिन जो अपने आप को बहुत फास्ट समझ करके को लगता है कि हमें इन टाइम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, कई बार ऐसे बच्चे जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेटा साथ साथ में चलना बहुत ज़रूरी है, साथ चलो और साथ लेकर के चलो, ठीक है। हर एक चैप्टर को ऐसा नहीं, वही बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीछे वालों को मत छोड़ो, पीछे वालों को साथ लेकर के चलो अगर हमको लाइफ में सक्सेस होना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि वेरी स्लो रिएक्शन, ये इसको होने में इतना ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, कि आप इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रोसेस ही बहुत स्लो होगी ना, प्रोसेस बहुत स्लो होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, रस्टिंग, बचपन से अपन जानते हैं ना रस्टिंग क्या होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा हो बहुत सारी चीज़ें जो होता है, जो आयरन होती है वो धीरे 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 सड़ने लगता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। अभी आपने ऐसा नहीं कि आज हमने जो है पानी में या कहीं पर ले जा करके आयरन रोड को रख दिया और आज उसकी रस्टिंग हो जाएगी, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस होगी। इसलिए उसको होने में बहुत ज़्यादा क्या होगा बेटा, टाइम लगेगा। तो इसलिए भी हम इसकी रेट जो है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि और होगा क्या, देखो यहाँ पर जैसे कि आयरन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अलग से, इसको ऐसे नहीं कि हमने सिलेंडर ले जा करके आयरन को भी तेरे को रस्ट करना है तो हम जो है उसको ऑक्सीजन दें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही काम मिलेगा, ठीक है, वाटर के संपर्क में आएगा और इस मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आयरन इस तरीके से धीरे धीरे रस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी रस्टिंग होगी और वो सड़ने लगता है ना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फिर क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और ये क्या होती है, स्लो रिएक्शंस होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसकी रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टाइप आ जाता है अपने पास में और वो है कौन सा, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी ऐसी रिएक्शंस जो क्या हो रही है बेटा, जिसकी स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, जो बीच बीच में चल रहा हो, ठीक है ना, वैसी क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शंस होती है, ठीक है। जनरली ये जो रिएक्शंस होती है ना बेटा, ये मॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शंस होती है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शंस हो गई, ये भी अपने को पता है ना, आयनिक रिएक्शन जैसे हो गई, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गई, ठीक है। तो इनमें भी डिफरेंस अपने को पता है, आयनिक रिएक्शन में आयन का फॉर्मेशन होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शंस में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। मैकेनिज्म तो हर रिएक्शंस की होगी, कंपाउंड को ब्रेक तो होना ही पड़ेगा, जुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपने को पता है ये, ठीक है। तो जैसे कि अगर अपने एक एग्जांपल देखें, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये 2H2 क्या है बेटा यहाँ पर, है ना, O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये। इसका डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन, डिकम्पोज, ठीक है।
तो क्या होगा बेटा, कौन से मॉलिक्यूल में H2 प्लस क्या बनाता है यहाँ पर, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि क्या बन रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शंस हो गई है ना इसको, और इसकी जो है हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है और बहुत कम समय भी नहीं लग रहा है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ये फॉर्मूला अपने को पता है, वाटर के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाता है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ये तो हम 9-10 क्लास से देखते आ रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या होती है, एक मॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 2N2O5, इसको डिसोसिएट करेंगे तो NO2 और क्या बनेगा बेटा, O2, यानी अगेन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, NO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ये और एग्जांपल्स जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस, जो रिएक्टेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है, और वो रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस है उनको हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे बच्चों। और ये क्या होगी, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन होगी। इस कारण से हम इसकी रेट को जो है आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है ना बेटा, ठीक है। अब देखते हैं अपन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अगला टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है अपने पास में, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा अपन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस आपको समझ में आ ही गया होगा, नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है ना, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शंस अपने को पता चल रहा है कि रिएक्शंस को होने में जो समय लग रहा है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन, यानी कि आप कह सकते हो वेलोसिटी या स्पीड को कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। लेकिन जनरली यहाँ पर कुछ भी कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है। ठीक है, क्या है, एक्चुअल प्रोसेस होगी, जो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, जितने समय में वो कंप्लीट होगा, ठीक है, उसको ही हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस कहेंगे। अब चेंज कहाँ पर मिलेगा बेटा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन हो रही है अपने पास में, सपोज मान लीजिए कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं, सपोज बेटा PCl5 आपने ले लिया, ठीक है। हाँ, अब PCl5 जो है वो गैसियस फॉर्म में है, ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा बेटा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में फॉर्मेशन हुआ इसका। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पर। तो इस रिएक्शन को होने में जितना समय लगा, ठीक है, वो क्या हो गई, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज किस में हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन में। किसकी कंसंट्रेशन, जो चेंज हो रहे हैं बच्चों, है ना, वो किस में हो रहे हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन में चेंज हो रहे हैं। और किसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फर्स्ट पहले भी बेटा रिएक्टेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना, ऐसा तो नहीं, ये तो वही हो गया ना फिर जो बचपन में हमने सुना था कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। ठीक है ना, साइंटिफिकली तो अंडा ही पहले आया है। ठीक है, जो आप पढ़ते आए हैं, है ना, NCERT में उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो PCl5 बायो टीचर्स आपको बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो PCl5 क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिएक्टेंट है अपने पास में। अब ये रिएक्टेंट का क्या होना पड़ेगा, इसको डिसोसिएट होना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट डिसोसिएट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चा, यस और नो। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जो है, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम हुई है। ठीक है, टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे रिएक्शंस आगे बढ़ेगी, सपोज मान लीजिए कि 9 बजे रिएक्शन स्टार्ट हुई है अपनी, ठीक है, और 9:15 पे अपन देख रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट है उसका कुछ डिसोसिएशन हो गया, और रिएक्टेंट का डिसोसिएशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इसकी भी तो कंसंट्रेशन होगी ना। ठीक है, तो यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो क्या हो बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, किसके साथ में, टाइम के साथ में। जो रिएक्शन हो रही है टाइम के साथ में, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, और ये क्या हो गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होती जाएगी,
बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम सही डिफाइन करने की कोशिश करें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो अब क्या कह सकते हैं हम, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, विद टाइम इंटरवल। विद टाइम इंटरवल, जैसे 9 बजे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ऐसा तो नहीं कि रिएक्टेंट के आते ही रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा उनको समझने तो दो। ठीक है, तो रिएक्शन है ना, जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हुआ, और रिएक्टेंट डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी 9:15, 9:30, ठीक है, 10 बजे अपन देख रहे हैं तो काफ़ी सारा जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे घटती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो समझा। वैसे अगर अपन इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑन टाइम टेकन, जो भी टाइम उसको लगा है। ठीक है, और कंसंट्रेशन चेंज किस किस की हो सकती है, यहाँ पर दोनों को अपन देख सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि अगर भी देखो थोड़ा सा इसको देखें अपन, तो T0 यानी कि क्या होगा इनिशियली, ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है T0 पर तो क्या रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं आएगा ना, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है उसकी वही रहेगी। यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अभी क्या है, 0 है। इनिशियल कंसंट्रेशन कब लेते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई हो, अभी तो रिएक्टेंट ने एक दूसरे को समझना शुरू किया है। ठीक है, अब उसके बाद में उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। T=T मतलब कुछ समय बाद में। ठीक है, क्या हो बेटा, अगर रिएक्टेंट के X मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, ठीक है, तो जितना डिसोसिएशन हुआ उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा हो गया। अगर आप मार्केट में गए हैं, है ना, ठीक है, और एक समोसा 20 रुपये का है, तो आपने क्या किया, उसको आपके पास में 100 रुपये थे, तो 100 में से आपने क्या कर दिया, उसको 20 रुपये दे दिए, तो प्रोडक्ट भी आपके पास में कितने का आया, 20 रुपये का आया। समोसा तो एक ही देगा। अब आप उसको बोलो कि नहीं 20 में तू तो 2 दे दे, तो नहीं देगा, सिंपल सी बात है। वो बात अलग है, आप लड़ झगड़ के माथा करके ले लो, लेकिन ऐसे तो नहीं देगा। यानी कि जितना रिएक्टेंट डिसोसिएट होगा ना बेटा, उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसको अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा एक्स, ठीक है ना, डेल्टा टी छोटे उसमें dx/dt, ठीक है, ऐसे अपन बोलते हैं ना। ठीक है, ये क्या बताएगा, कंसंट्रेशन चेंज को बताएगा dx, ठीक है, और ये टाइम चेंज को बताएगा, यानी कि कितने टाइम इंटरवल है ना, कितने समय में प्रोसेस हुई है या कब आपने देखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टार्ट हो करके रिएक्शन खत्म होने तक ही आप देखें, बीच में भी तो आप जो है रेट कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है। आई बात समझ में? ठीक है, प्लस माइनस जो है यहाँ पर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, प्लस साइन इंडिकेट देयर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। उस तरीके से माइनस साइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो हो रही है वो क्या हो रही है बच्चा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक्टिव मास अपन सब जानते हैं, यानी कि अगर उधर अपन ने देखा था तो dx/dt क्या हो जाएगा बेटा, a-1 प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो अपन क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं k। ठीक है, ये k बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो k जो है वो क्या कहेंगे अपन, इसको रेट कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे अगर हमने एक्टिव मास, ठीक है, रिएक्टेंट को क्या ले लिया, यूनिट, है ना, ठीक है, 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये प्रोसेस इस तरीके से जो है हमने इक्विलिब्रियम में भी देखा था ना, डिसोसिएशन। ठीक है, तो मैंने जैसा भी आपको क्या कहा बेटा, है ना, कि पीछे वालों को भूलना नहीं है, पीछे वाले आगे बहुत काम आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अगर आप पीछे वालों को भूलते जाओगे तो अभी आप सोचोगे कहीं तो देखा था, है ना, तो वो फिर याद ही नहीं आता है। तो इतने भी उन चैप्टर के साथ में रिलेशन ख़राब मत करो कि जब उनकी ज़रूरत पड़े तब वो हमको याद ही नहीं आए। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अगर अपन इसको देखें, जैसे भी अपन वहाँ पर देखा, तो टाइम के साथ साथ में क्या हो रहा है बेटा, ये मिनट में ले लो, सेकंड में ले लो, किसी में भी जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पर सेकंड, मिनट, आवर्स हो सकते हैं, ठीक है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ में, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, दोनों को जो है आप एक साथ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास में, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, और ये अपन ने देखा था ना कि जहाँ पर वो आ जाए, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो कि रिएक्शन जो है वो रुक गई है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में ऐसा होता है ना।
ठीक है। रिवर्सिबल में ही सिर्फ ऐसा होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता रहेगा, तो रिएक्शंस क्या रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर आप ये डिफर नहीं कर पाते हैं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, उस पोजिशन को अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है बेटा कि सपोज हमने इस रिएक्शन में एक चीज़ नोटिस करी है ना, और वो है कि अगर हम ऐसे इमेजिन कर लें कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो ये टाइम है, ठीक है, अगर टाइम t1 ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इस पर अगर इतना क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, इतनी कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको अगर अपन C1 से रिप्रेजेंट करें, यानी कि dx/dt ऐसे लिखते हो ना बेटा आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सी। अगर हम यहाँ पर टाइम t2 पर देखें, अगर इस जगह देखते हैं तो ये इसमें चेंज दिखेगा, ये देखो इतनी कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, वो डिक्रीज, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है बच्चों, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कैसे आप लिख सकते हो, इसको हम क्या ले लें, अगर बेटा यहाँ पर C2 ले लें, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 बाई क्या हो जाएगा, अब देखो टाइम में भी तो चेंज हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा उसके चेंज को। तो अगर बेटा अगर हम इसी तरीके से